हम भाषा को जीते हैं जी। और भाषा में जीते हैं। जब भाषा पर जो परिवेश होता है उसका असर पड़ता है। भाषा के प्रति रुचि समाज पर निर्भर करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज सबसे बड़ी बात ये हुई, पार्लियामेंट में हिंदी बहुत बोली जा रही है। मेरा बापू कितना महान, मुट्ठी भर हड्डी में मानो सिमटा सिकुड़ा बैठा हिंदुस्तान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हम एक ऐसी भाषा पर संवाद करने जा रहे हैं जो सिर्फ शब्दों का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का आईना है। मैं डॉक्टर M.N. नौडियाल मनन की कविता है, उसकी 2 लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगी। मैं भाषा की विमल पताका, मानव की भाव बुलंदी हूँ, छोटी बहन हूँ संस्कृत की, देश की लाडली हिंदी हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी मातृभाषा हिंदी की। हिंदी दिवस का मौका है, तो आज हम संवाद करेंगे हिंदी के प्रभाव, उसके बदलते स्वरूप और इसके भविष्य पर। और इसमें चर्चा के लिए मेरे साथ हैं साहित्य और शिक्षा जगत की कुछ हस्तियां। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी का परिचय करा देती हूँ। एक बार हमारे साथ संवाद में जुड़े हैं डॉक्टर सुधारानी पांडे जी हैं, पूर्व कुलपति उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय। डॉक्टर अतुल शर्मा हैं, हिंदी लेखक हैं। डॉक्टर रजनीश त्रिवेदी जी हैं, हिंदी के लेखक हैं। और प्रोफेसर राम विनय सिंह हैं, जो अध्यक्ष हैं हिंदी साहित्य समिति के। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस संवाद में। अब मैं संवाद के शुरू में सबसे पहले एक सवाल ये करना चाहूँगी, अब सभी से मेरा एक सवाल है। हिंदी का स्वरूप हम देखें बदल रहा है, विस्तार हुआ है, लेकिन स्वरूप भी बदला है। कहीं ना कहीं लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करने लगे हैं, अपने जो उनका जो काम होता है उसके अकॉर्डिंग भाषा को मोल्ड कर लेते हैं। तो इसके बदलते स्वरूप को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात और बारीक बात आपने की है अलका जी। यूं तो भाषा में परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया है जी, परिवर्तन होता ही रहता है जी। 1000 वर्ष के इतिहास में जो हिंदी का स्वरूप जहां से चला था, आज वहां नहीं है जी। और यह भी सच है कि आने वाले समय में भी वह स्वरूप नहीं रहेगा, यह बदलेगा, क्योंकि बहती हुई जलधारा की तरह भाषा भी चलती है जी। किंतु बहाव की दिशा कैसी है, इस पर विचार करना चाहिए कि अगर भाषा बह रही है तो वो बहकती हुई तो नहीं बह रही है, वह सुसंगत होकर के बह रही है या नहीं बह रही, या यूं ही विस्तार तो नहीं फैल करके कर रही है जिससे नुकसान हो रहा हो, सामाजिक नुकसान। तो इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से भाषिक व्यभिचार पैदा हुआ है, यह ठीक नहीं है। भाषा संस्कार से युक्त होकर के चलनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि आज की हिंदी इस कारण से बिगड़ रही है, उसका जो संस्कार है थोड़ा च्युत सा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी ओर आपका संकेत है। उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि वह अपनी व्याकरणिक जो संपदा है उससे दूर हो गई है जी। आसान बनाने के चक्कर में लोगों ने उसके मूल स्वरूप को विकृत कर दिया है। और प्राचीन समय में जितने भी हिंदी के विद्वान हुआ करते थे, अमूमन संस्कृत के भी मूल स्वरूप से परिचित होते थे जी। यही कारण है कि भाषा निरंतर संयत रहती थी और एक अच्छे अर्थ को लेकर के चलती थी। उन्हें शब्द और उसके मूल अर्थ का बोध होता था। लेकिन आज हिंदी जानने वालों में इस पक्ष में कमी आई है। यही कारण है कि उन्हें यह पता ही नहीं चलता कि हमारे जो शब्द प्रयोग हैं वे प्रयोग किस अर्थ को देने वाले हैं जी। उसका प्रक्षेप कहां तक होगा, यही नहीं जान पाते। जो जी में आया बोल दिए, यह नहीं समझते कि उसका अर्थ किस दिशा में जाएगा, क्या जाएगा। तो यही कारण है कि आज जो भाषा में खामियां दिखाई पड़ रही हैं, ये इन्हीं कारणों से है। क्योंकि हिंदी वास्तव में समावेशी भाषा है जी। अनेक भाषाओं के संस्कार उसमें समाये हुए हैं, तब हिंदी है। लेकिन उसका अस्तित्व सौंदर्य बोध के साथ बना रहे, यह जरूरी है। वह सौंदर्य खोता हुआ दिखाई न पड़े, यह आवश्यक है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसे नियंत्रित करने की जरूरत है, सही दिशा में ले चलने की जरूरत है। ये बहुत आवश्यक है। अतुल शर्मा जी से चाहूंगी कि वो अपना इस पर जरूर बताएं। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में अगर हम देखते हैं जी, तो मुझे लगता है कि ये दुनिया की तीसरी
ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, समझी जाती है। जी 75 करोड़ लोग, एक सर्वे के अनुसार ऐसा कुछ था कि वो जानते हैं इसको। तो जब वो शब्द है वो यात्रा करते हैं, जी यात्रा करते हुए वो हिंदी में भी आ गए जी बहुत सारे। अब एक जैसे वाक्य है कि कुर्सी का शोर क्या महानता है, पेन से लिखोगे, इसमें हिंदी का कौन सा शब्द है? कुर्सी फारसी है, जी शोर अरबी है, पेन अंग्रेज़ी है। अंग्रेजी है। जी तो ये सब मिला जुला है, और उसको जो लोग बोल रहे हैं, जो जी रहे हैं, भाषा तो जीने की चीज़ भी है, और कन्वे करने की चीज़ भी है, जी आपको संवाद करने की भी होती है। तो वो संवाद प्रेषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी एक बात भाषा को लेकर है और हिंदी को लेकर भी है। जी और मुझे लगता है कि वो हो रहा है। जैसे कि उसमें बहुत सारी बातें ऐसे कि वो अर्थ का अनर्थ ना हो जाए या ऐसा, इसको तो व्यवहारिक रूप से भी समझा जाना चाहिए कि ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो। और लेकिन शिव साहित्य में अगर बात करते हैं, शिव प्रसाद सारे हिंद से लेकर प्रेमचंद तक बदलाव आया हिंदी में, और कबीर से लेकर मुक्तिबोध तक भाषा में परिवर्तन आया। तो परिवर्तन आएगा जैसे, और वो जो सही बात है, वो जो संपर्क भाषा हमारी है उसमें जगह जगह जो शब्द आए हैं, उससे मुझे लगता है कि वो उससे विस्तार ही हुआ है, हम और अच्छी तरह से अपना संवाद कह पाए। धन्यवाद जी। मैं रजनीश जी से चाहूँगी कि वो इस पर ज़रूर अपनी बात रखें। हम भाषा को जीते हैं जी और भाषा में जीते हैं। जब भाषा पर जो परिवेश होता है उसका असर पड़ता है। जी हमारे देश में जो अंग्रेजीकरण है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, छात्रों से लेके और उच्च पदस्थ लोगों तक। हम जब भाषा शुद्ध की बात ही नहीं होती है, स्कूल से निकलने वाले, कॉलेज से निकलने वाले जो छात्र हैं वो अंग्रेजी में होते हैं पूरी तरह से, उनको शुद्ध हिंदी से कोई मतलब नहीं है। पूरी तरह से जो आपने बोला जो इंग्लिश, जी एक वाक्य में 4 शब्द वो अंग्रेजी के होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं। जी तो वो वाक्य क्या बनेगा और उसकी भाषा क्या होगी? जी तो सबसे बड़ी चीज़ यही कि जो हम अंग्रेजी में जीते हैं, अंग्रेजी का वातावरण जीते हैं, अंग्रेजी में भाषा सीखते हैं, तो हमारी भाषा शुद्ध कहाँ से होगी? जी हमें इंग्लिश तब तक झेलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश क्या, हमारा जो मीडिया है, अब मीडिया से हम मीडियम बैठे हुए मीडिया हाउस में, लेकिन जो मीडिया की भाषा है उसने आम लोगों की भाषा बनाने के कारण कि वो सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, आम जन की भाषा होनी चाहिए, साहित्यिक नहीं होनी चाहिए। समाचार पत्रों में अधिकतर ये कहा जाता है कि उसको पढ़ने वाला आम आदमी भी है, आसानी से समझे। लेकिन इस आसानी के चक्कर में भाषा में जो प्रदूषण आया है, ये जो इंग्लिशकरण आया है, ये प्रदूषित हुई है भाषा। इसलिए उसको करने के लिए हमें भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना ही पड़ेगा, खासकर छात्रों के बीच में जब हम उन्हें सिखाते हैं, क्योंकि जो सीखेंगे उसी के आधार पर अपना आचरण करेंगे। तो हमें भाषा की शुद्धता पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जी मैम, मैं आप भाषा पर अभी सब लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। निश्चय ही जब से हिंदी का प्रारंभ हुआ, भाषा लगातार बदलती रही है, परंतु इस समय पूरी दुनिया एक संक्रांति के दौर से गुजर रही है, और हिंदी ने भी जो कुछ भी ज़्यादा हमेशा संक्रांति के दौर से एक उभार पाया। आज 2 स्थितियां हैं। 200 वर्षों के अंग्रेजी के वर्चस्व के कारण अंग्रेजी इतनी मनमानस पर छा गई कि लगा कि अंग्रेजी हमारी अभिजाति की प्रतीक है, और लिखित भाषा और उच्चरित भाषा में परिवर्तन न कर पाने के कारण आज हिंदी की विकृति देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने पाई है कि पढ़े लिखे लोग भी जब अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टाइप करते हैं या मोबाइल पर टाइप करते हैं तो वो रोमन में लिखते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला को, जबकि सारे फॉन्ट आ गए हैं, सारी भारतीय भाषा को हो गया, यूनिकोड आ गया है, तो उसके आधार पर उच्चारण, मात्रा, ध्वनि, सारा अर्थ का अनर्थ बदल जाता है। भाषा विज्ञान है। अभी अतुल जी ने एक बात करी थी शिव प्रसाद सितारे की, मैं उससे पहले और जाऊंगी। लल्लू लाल सदर में इसकी बात थी। अंग्रेजों ने अपने कर्मचारियों को, भारतीय कर्मचारी सिखाने के लिए और अपने अंग्रेज कर्मचारी सिखाने के लिए जो हिंदी की नींव डाली थी शुरुआती दौर पर, वे
इस बात में प्रखर थे कि अगर हिंदुस्तान में व्यापार करना है तो उनके लोगों को भी हिंदी सीखनी पड़ेगी। तो उस रूप में और उस समय हिंदी का भी विकास अप्रतिम ढंग से हुआ। उस समय लेखक या समाचार पत्र जो भी निकलते थे उन्होंने हिंदी की संघर्ष की लड़ाई करी, और आज इतने वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हिंदी के अस्तित्व के लिए। हिंदी लेखकों को, हिंदी पाठकों को, हिंदी विचारकों को, पत्रकारों को अभी भी आत्मचिंतन करने के विवश होना पड़ रहा है। तो हिंदी की इस स्थिति को इस संक्रांति के दौर से, क्योंकि निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुवचन ने कहा कालो है निर्वधेर विपला च पृथ्वी, कि समय बदलेगा और हम हिंदी के साथ भारतीय भाषाओं के अस्तित्व को उस रूप में पुनः पाने का प्रयास करें। पर इसके लिए सजग होकर प्रबुद्ध चिंतकों को विचार करने की जरूरत है, जैसा आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे विचारकों ने किया था। बदलते समय में, सोशल मीडिया के दौर में, आज के समय में जैसा आपने कहा कि बदल रही है भाषा भी, तो ये बदलाव क्या सही दिशा में लगता है? जिस तरह से विकास भी हो रहा है, ऐसे में भाषा के इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? भाषा का बदलाव निश्चय ही बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है, किंतु समानांतर बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान और हिंदी के विद्वान निरंतर अपनी पोस्ट लिख रहे हैं और नियमित रूप से वो सत साहित्य की ओर और उस प्रसंग की ओर लिख रहे हैं जिसमें हम भाषा साहित्य की आत्मा को पकड़ सकें। परंतु सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि हमारी नई पीढ़ी जिसके लिए प्रेरणा देने की ज़रूरत है, वह उन अक्षरों को भी नहीं पहचान पा रही है कि हिंदी में क्या लिखा जा रहा है। एक बड़ी कमी इस बात की है कि लोग हाथ से नहीं लिखने की आदत डाल रहे हैं। हाथ से अगर आप शब्द लिखते हैं तो अंदर से उसकी ध्वनि से आपकी वर्तनी ठीक होती है, आपकी साहित्य साधना ठीक होती है। तो वो हाथ से लिखने की आदत छूट जाने के कारण भी भाषा की स्थिति का स्वरूप बदला है और उस ओर बहुत अधिक विचार, क्योंकि मैंने देखा है कि पब्लिक स्कूलों के बच्चे या हमारे हिंदी माध्यम स्कूलों के बच्चे भी अब हिंदी लिखने में उतने दक्ष नहीं हैं जितना हम लोगों को बचपन से एक एक चीज़ सिखाई जाती थी, व्याकरण, शब्द ज्ञान, ध्वनि, अर्थ। तो वो स्थिति आज भी अपेक्षित है कि हमें समाज में बदलाव के लिए, हिंदी की स्थिति के बदलाव के लिए उस ओर भी हिंदी की स्थिति को वास्तविक रूप में लाने के लिए, क्योंकि हिंदी निरंतर नए नए आयाम गढ़ रही है। जैसे नदी की धारा मुड़ती है और कहीं पतली, कहीं विशाल, कहीं होती समुद्र तक जाती है, तो उसी तरीके से भाषा की कई धाराएं हैं और हिंदी अपने साथ समानांतर दूसरी भाषाओं को समेटते हुए बढ़ रही है। और हिंदी का ये स्वरूप जो आज अपनी स्थिति को बदल रहा है, चाहे वो अंग्रेजी के कारण करे, चाहे सोशल मीडिया के कारण करे। मैंने देखा कई बार समाचार वाचक भी सही उच्चारण नहीं कर पाते। बड़े बड़े आयोजनों में बड़े बड़े विद्वान लोग भी शब्द का सही उच्चारण नहीं करते। एक शाह और सा की बात है और बहुत सारी चीज़ें बात हैं कि वो अर्थ का अनर्थ हो जाता शब्द, तो उसको भी बहुत अधिक चिंतन की आवश्यकता है। हिंदी दिवस पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इन सब बातों की ओर भी देखना है। 4-5 लोग मिलकर हम हर दिन हिंदी की बात करें, तब शायद हम हिंदी की यात्रा को उस रूप में बदल सकेंगे जैसा कि हमारे आज़ादी के लोगों ने स्वप्न देखा था। मैं सर से चाहूंगी, कैसा देखते हैं आप, क्या ये बदलाव सही है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी संविधान सभा ने राजभाषा हिंदी का दर्जा दिया जी, और 1953 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसमें कहा गया कि भाषा जो है हिंदी होगी, लेकिन उसकी लिपि होगी देवनागरी जी। आपने जो कहा ना, सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में जो हिंदी है, हिंदी बदल रही है, लेकिन वहाँ लिपि को भी खतरा पैदा हो गया है जी। आप देखेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो टाइप किया जा रहा है वो रोमन में टाइप किया जा रहा है, देवनागरी गायब हो रही है। इसलिए हिंदी का तो प्रचार प्रसार हो रहा है, हिंदी का दायरा व्यापक हो रहा है, लोगों तक पहुंच रही है, लोग उसे सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन वो देवनागरी में नहीं पढ़ रहे हैं, वो रोमन में पढ़ रहे हैं। मूल स्वरूप देवनागरी था जो बदल रहा है, उसको मान्यता ही मिली थी कि आपके संघ की राजभाषा वही होगी जो देवनागरी में लिखी जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि है तो हिंदी, लेकिन आप उसे देखेंगे देवनागरी नहीं है, रोमन में। आप अपना मोबाइल उठाइए, आपको जो संदेश आते हैं जी, जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो सारा रोमन में दे रहे हैं। तो हिंदी को तो खतरा हो रहा है। बोली के तौर पर, सुनने के तौर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी पहुंच बहुत आगे तक जा रही है। तो मिला जुला उसका असर है कि भाषा पहुंच रही है, लिपि खतरे में है। डॉक्टर अतुल शर्मा जी से चाहेंगे वो अपने ज़रूर विचार इस पर रखें। जैसे अभी
आदरणीय सुधारानी पांडे जी ने कहा, मैं उससे ही अपने आप को संबद्ध कर रहा हूँ एक तरह जी। से। और मुझे ऐसा भी लगता है कि दरअसल हिंदी का बाज़ार क्या है, जी। भाषा का भी बाज़ार है। भाषा का बाज़ार इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि जितने भी हमारे विज्ञापन आते हैं दूरदर्शन में या टीवी पे अलग चैनलों में, सब हिंदी में आते हैं। जी। ये बात और है कि वो बनाते समय अंग्रेज़ी में उसको प्लान आउट करते होंगे, लेकिन सारे हिंदी में आते हैं। उनको पता है कि हिंदी का बाज़ार है। बड़े बड़े फिल्म बन रही हैं, सबसे बड़ा उद्योग है वो हिंदी के नाम पे, हिंदी की फिल्म है। और जो हिंदी बोलते हैं उसमें अभिनेता या अभिनेत्री, जब वो कभी इंटरव्यू होता है जी। तो वो अंग्रेज़ी में बोलना पसंद करते हैं। तो ये जो मन की भाषा थी, वो कोई भी भाषा हो, किसी भी देश की भाषा हो, किसी प्रदेश की भाषा हो, मन की भाषा होती है। जी। तो यहाँ थोड़ा सा डगमगा गया। मन से ज़्यादा धन की भाषा बन गई है। हो सकता है, ऐसा हो। ऐसा ही है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि जहाँ वो मन से अलग होती है तो वो सीधे सीधे मंच पर पहुँच जाती है, वो प्रदर्शन का वस्तु बन जाती है। आप किसी भी जन आंदोलन में देखें, जो वो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जो भी कुछ, जैसा भी कुछ बोला जा रहा है जी। और जैसा वो जी रहा है, वैसा ही शब्द आते हैं। वो जीवंत शब्द होते हैं मेरी दृष्टि से। उसमें न मिलावट होती है, न मंच होता है। उसमें दरअसल प्रदर्शन नहीं होता, परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। जी। तो ये तो प्रतिबद्धता का सवाल है भाषा को लेके, ये बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा सवाल था, जिस पर कि मुझे लगता है कि एक अलग से बात ही इस पर होनी चाहिए। बहुत अच्छी बातें हुई हैं। और वर्तमान जो सोशल मीडिया का समय है, उसमें भाषा के स्वरूप में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इस पर बात की जा रही। मैं मानता हूँ कि व्यवहार की भाषा अलग होती है। जी। व्यवहार की जो हिंदी है वह अलग है। अखबार की हिंदी अलग है। जी। विचार की हिंदी अलग है और साहित्यकार की हिंदी अलग है। जब हम साहित्यकार की हिंदी की दृष्टि से मीडिया को देखते हैं तो बहुत हद तक निराशा होती है। अखबार की हिंदी की दृष्टि से देखते हैं तो वहां कभी अच्छा कभी बुरा, उच्चावच भाव जिसे हम कहेंगे, वो दशा दिखाई पड़ती है। ऊंचा नीचा दिखाई पड़ता है, उबड़ खाबड़ सा दिखता है। कभी तो समतल जैसा अच्छा महसूस होगा, कभी लगेगा ठीक नहीं है, अखबार ने भी गलत किया। व्यवहार में ठीक है, वो सभी भाषाओं के मेल जोल के साथ घाल मेल वाली जो हिंदी चलती है, ये ठीक है। भाव संप्रेषित करना है, हमारी बात अगर उस रूप में दूसरे तक पहुंच रही है तो कोई बात नहीं, पहुंच रही है, वो भी स्वीकार्य है। लेकिन जब हम साहित्य के स्तर पर आते हैं तब हमें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हिंदी आती है, उस हिंदी में खामियां बहुत हैं। वहां आज की पीढ़ी तत्काल यशस्वी हो जाने के लिए लालायित है। उसे लगता है जैसे कि हम रातों रात महाकवि विश्व कवि बन जाएं, भले उन्होंने किसी अच्छे कवि को पढ़ा लिखा न हो। तो यह नहीं चलता जी। बड़े कवि अगर बड़े कवि के रूप में याद किए जाते हैं तो उन्होंने तपस्या की है, उनकी साधना है, उनकी एक वैचारिक संपदा है जिसको उन्होंने जिया है अपने भीतर। तो इस दृष्टि से अपने मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है। और आज की पीढ़ी रातों रात मंच पर पहुंच करके अपने आप को लब्धक ख्यात विद्वान बना देना चाहता है, लब्धक ख्यात कवि बना देना चाहता है। तो यह तो ठीक नहीं है। यह इस दृष्टि से एक साहित्यिक ह्रास का युग आ गया है। मंच के माध्यम से भी आज साहित्य का ह्रास ही देखा जाता है, वहां पर पतन हुआ है। एक जमाना था जब अच्छी रचना अगर किसी के पास न हो तो वह मंच पर चढ़ने से डरता था। आज जिसके पास अच्छी रचना है वो मंच पर चढ़ने से डरता है। समय में इतना परिवर्तन हुआ है और इसमें सोशल मीडिया का भी हाथ है। तो ये बदलाव स्वीकार्य, ये बदलाव नहीं, ये ठीक नहीं है। समाज के लिए, भाषा के लिए, हिंदी के लिए ये ठीक नहीं है। जी।
भाषा को ऊंचाई देने की जरूरत है। साहित्य में ऊंचाई, और ऊंचाई कहाँ से मिलेगी? बातचीत से केवल ऊंचाई नहीं आती है, सृजन से ऊंचाई आती है। सृजनात्मक उच्चता बनी रहनी चाहिए, और वह उच्चता यूं ही चलते फिरते नहीं आती। जो जी में आए लिख देंगे, आप समझेंगे कि हमने साहित्य लिख दिया, ऐसा स्वीकार्य कभी नहीं हुआ और न होगा। साहित्य एक उच्चादर्श की अवस्था है जी। तो उसकी ऊंचाई बनी रहे, इसके लिए हमें खपाना पड़ता है, तप करना पड़ता है, और तब भाषा की साधना के माध्यम से वहां तक हम पहुंचते हैं। जिस विधा में हम लिखें, उस विधा को एक श्रेष्ठ स्वरूप दे सकें, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से हम श्रेष्ठ साहित्य की अपेक्षा करें, मुझे लगता है कि यह बेमानी होगी। मैं आप ही से पूछना चाहूंगी सर, आप प्रोफेसर हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, तो सभी भाषाएं आजकल बच्चे सीखना पसंद करते हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे चाइनीज हो, बहुत ही लैंग्वेज आज बच्चे सीखना पसंद करते हैं। तो आप बच्चों के बीच में जब देखते हैं हिंदी को, किस तरह से बच्चे आजकल ले रहे हैं? बिल्कुल ठीक आपने कहा। भाषा के प्रति रुचि समाज पर निर्भर करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। समाज में जिस चीज की ज्यादा जरूरत महसूस होती है, विद्यार्थी चाहता है कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उस भाषा की ओर चलें। एक पता नहीं क्यों हीन भावना विद्यार्थियों में कहां से घर कर गई, मैं नहीं जान पाता, कि लगता है जैसे कोई अंग्रेजी बोलेगा तो बहुत महान हो जाएगा, बहुत योग्य मान लिया जाएगा, बहुत बड़ा तीरंदाज हो जाएगा। लेकिन भाषिक दृष्टि से हर भाषा का समान ही सम्मान होता है जी। चाहे कोई कम बोलने वाला हो, कोई ज्यादा बोलने वाला हो, संख्या की दृष्टि से उसकी मान्यता नहीं हो सकती। मेरा मानना है कि विद्यार्थियों में इस बात के लिए स्वाभिमान जगना चाहिए कि अगर वह अच्छी हिंदी जानता है तो भी वह श्रेष्ठ नागरिक है। ऐसा नहीं कि वो अच्छी अंग्रेजी ही जान लेगा तो महान हो जाएगा, या अच्छी संस्कृत जान लेगा तो महान हो जाएगा। किसी भी भाषा को अच्छाई के साथ जानना चाहिए, यह आवश्यक है मेरी दृष्टि में जी। मैं कई बार कहता हूं, जैसे संस्कृत शब्द की बात होती है तो मैं कहता हूं कि संस्कृत एक भाषा नहीं है, यह एक विशेषण है जो हर भाषा के लिए सटीक है। जो भाषा सर्वथा शुद्ध हो, व्याकृत हो, परिष्कृत हो, प्रांजल हो, ललित हो, लावण्य युक्त हो, वैसी भाषा का विशेषण आप संस्कृत बना सकते हैं। अगर अच्छी हिंदी कोई बोलता है तो आप कहिए कि वो संस्कृत हिंदी बोलता है। कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो आप कह सकते हैं वो संस्कृत अंग्रेजी बोलता है। अगर कोई अच्छी उर्दू बोलता है तो कह सकते हैं कि वह संस्कृत उर्दू बोलता है। तो इस दृष्टि से भाषा को सुसंस्कृत होना चाहिए, अर्थात अनुशासित हो, संयत हो, लालित्य से युक्त हो, जिसको पढ़ करके आपको मन प्रमुदित हो उठे, जिसको सुन करके आपके कर्ण कुहरों में अमृत रस घुल जाए, जिसकी आवाज सुन करके, जिसकी भाषा सुन करके आपको लगे आहा क्या सुकून महसूस हो रहा है, क्या शांति मिल रही है, क्या आह्लाद आपके हृदय को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी भाषा ही आपको आनंद देने वाली महसूस होगी, क्योंकि साहित्य का पर्यवसान आनंद में ही होता है, क्योंकि रस आनंद का ही स्वरूप है। छात्र स्वरूप भविष्य है देश का, और ऐसे में हिंदी को अगर बढ़ावा देना है तो उन्हें सींचना जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और सिंचाई कैसे करेंगे? दरअसल आजकल दिक्कत यह है कि हम चाहते हैं कि पौधा तो बड़ा हो जी, लेकिन हम जड़ में सिंचाई करने की जगह पौधों के माथों पर, पत्तियों पर पानी छिड़कते हैं। इसी से पौधा पल्लवित पुष्पित नहीं हो पाता। जड़ में सिंचाई कैसे हो, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और इसके लिए केवल शिक्षक ही नहीं, सरकारों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें जो नीतियां बनाती हैं उन नीतियों के भीतर ये चीजें दोषपूर्ण दिखाई पड़ती हैं। वर्तमान समय की शिक्षा पद्धतियों में आज की शिक्षा पद्धतियां कुछ वर्ष को सोच करके बनाई जाती हैं, जबकि शिक्षा की पद्धतियां बननी चाहिए, उनके नियम
भविष्य को सोच करके बनने चाहिए। आने वाले सैकड़ों वर्षों के भविष्य को देख करके शिक्षा की नीतियां बननी चाहिए। सरकारों के अनुसार शिक्षा की नीतियां नहीं निर्धारित होनी चाहिए। बच्चों को सबसे पहले सीखना क्या चाहिए यह सोचना आवश्यक है। सबसे पहले वो दिशा उसकी कैसे चली। आज हम चाहते हैं कि सब कुछ बच्चा थोड़े ही समय में सीख जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा। यह कोई हंसी खेल तो है नहीं, समय लगता है सीखने में। तो सीखने के लिए सिलेबस भी जो आजकल बनते हैं वो भी सुनियोजित नहीं बनते हैं, वो भी सुनियोजित कई नहीं। प्री स्कूल्स में भी देखते हैं हाँ, कि नहीं है कब हिंदी। क्या सिखाना है इस पर सलीके से विचार नहीं होता है, कितना सिखाना है उस पर सलीके से विचार नहीं होता। व्याकरण तो आज भाषा की पढ़ाई के भीतर से गायब कर दिया गया है। जब व्याकरण को आप हटा देंगे तो कैसे आप शुद्धता की कल्पना करेंगे, कैसे आप शुद्ध भाषा की बात करेंगे। व्याकरणहीन भाषा तो कभी स्वीकार्य नहीं होगी। नहीं। कोई कहे कि हवा बह रहा है, अगर कोई कह दे तो आप कहेंगे कि कैसा व्यक्ति है ये कह रहा है हवा बह रहा है, जबकि हवा तो स्त्रीलिंग है, हवा बह रही है। तो यह एक व्यवस्था है, एक अनुशासन है। तो इस अनुशासन को हमें पाठ्यक्रम से नहीं हटाना चाहिए, यह बहुत जरूरी है। और इसकी वजह से दोष उत्पन्न हुए हैं, इसे हम भाषिक दोष मानते हैं। हम सुविधा को अपना करके, सुविधा भोगी बन करके भाषा में जीना चाहते हैं, भाषा की संस्कार की रक्षा करना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। हमें खपाना पड़ेगा, उसमें भाषा के लिए श्रम करना पड़ेगा, तब हम हिंदी को बचा सकते हैं। या हिंदी से इतर जो भी भाषाएं हैं, जो भी हम पढ़ना सीखना चाहते हैं, विद्यार्थियों को भी इस तरफ से सावधान होना पड़ेगा कि जो हम पढ़ना चाहते हैं उसमें किस स्तर पर पढ़ें, ताकि हम उसके मूल स्वरूप को जान सकें और उसमें विकास कर सकें और एक श्रेष्ठ ऊंचाई को प्राप्त कर सकें। इस दृष्टि से बात होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं डॉक्टर अतुल से जानना चाहूंगी, सर आप आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं और एक जो वक्त था, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, तो उसमें हिंदी का प्रभाव देखा गया। हिंदी आंदोलनों की भाषा भी रही है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? मैं स्वाधीनता संग्राम की बात करूं तो पूरे स्वाधीनता संग्राम को जोड़ने वाली हिंदी रही है जी। वो हमारा जो तिरंगा झंडा गीत है पार्षद जी का, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा उछाले, सबकी ज़बान पे, सबके जिह्वे पर था। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम जब ये गाते थे तो लोग पीछे हो जाते थे, तो हिंदी का ही प्रभाव था। अब वो दिनकर, पंत, प्रसाद, निराला से लेकर जितने भी रचनाकार हुए, और गद्य में भी अगर हम देख लेते हैं तो जितने भी रचनाकार हुए हैं, प्रेमचंद ने जो जिस तरह से उर्दू मिश्रित हिंदी में लिखा है, जो वो हिंदुस्तानी हिंदी में ही का ही प्रभाव था। और पत्रकारिता की भाषा जितना प्रभावित हिंदी ने किया है आंदोलनों को, मुझे लगता है कि वो अन्य भाषाओं में, प्रांतीय भाषाओं ने जरूर अपना अपना अलग अलग काम किया है, उनकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन समग्रता में देखें तो हिंदी ने किया। और मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा कि कुमाऊँ में जो आदि कवि माने जाते हैं, या गुमानी पंत हो या गौरदा हो, या चिपको आंदोलन जब चला था तो उसका सर्वाधिक 90% काम करने वाले घनश्याम सैलानी हो, जिनकी कविता से चिपको शब्द आया जी, उन्होंने जब हिंदी में उस ज़माने में लिखना शुरू किया तो कुमाऊँ में होली बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है जी। महीनों महीनों तक होली गायन होता है। तो उन कवियों ने क्या किया कि होली जो गीत है उसको आज़ादी के आंदोलन से जोड़ दिया। अब घर घर में वही होली गाई जा रही है जी, कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो या कुछ, और वो लोग कूदे मरे तो कहाँ से पुलिस पकड़ेगी और कहाँ से, और एक जन दबाव बनता चला गया। इसी तरह से हर आंदोलन की अगर हम समग्रता में देखना चाहेंगे तो वो भाषा उसका प्रभाव रहता ही है। और उत्तराखंड आंदोलन में तो अधिकांश गीत हिंदी में हुए, लेकिन उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली में भी बहुत अच्छी रचनाएं हुई हैं। लेकिन जो आंदोलनों की भाषा है वो अगर हम फिर बार बार कह रहा हूँ मैं, अगर समग्रता में देखना चाहेंगे तो वो हिंदी ही प्रभाव डालती है।
एक गांधी को लेकर 2 कविता, अभी राकेश जी का जिक्र हो रहा था, आपने बल्कि उनका नाम भी लिया, मैं याद आया। उन्होंने एक टिप्पणी, बहुत अच्छी टिप्पणी की थी। मेरठ में एक सम्मेलन हो रहा था, कांग्रेस सम्मेलन, ये आज़ादी से पहले की बात है। तो 2 कविताएं वहाँ पर पढ़ी गई, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा पढ़ी गई। चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पर उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, है ना, ये उनका था। और दूसरा कवि और स्वाधीनता सेनानी श्री राम शर्मा प्रेम की कविता थी जी। ये उनकी टिप्पणी है कि मेरा बापू कितना महान, मुट्ठी भर हड्डी में मानो सिमटा सिकुड़ा बैठा हिंदुस्तान। बहुत खूब। तो ये हिंदी का प्रभाव और हिंदी का मन है। मैं बहुत अच्छी बात अभी हमारे मित्र रजनीश जी, विनय जी कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ उससे कि हिंदी हमारी माँ की भाषा है, हमारी रसोई की भाषा है, हमारे व्यवहार की भाषा है, संस्कार की भाषा है। हिंदी हमारी नौकरी की भाषा कब बनेगी जी। उसके लिए हमें ज़रूर अंग्रेज़ी की तरफ ताकना पड़ेगा। जब तक ऐसा होता रहेगा तो युवा पीढ़ी जो है वो, मुझे लगता है उस तरफ उसको जाना उसकी मजबूरी हो जाएगी जी। तो वो सब हमें संस्कार दे रही है, हमें बल दे रही है, हमें जोड़ रही है, सब कुछ कर रही है, हमें नौकरी दे रही है, ये लोग कहते हैं जी। वो लोग मानते हैं। और ऐसा 100% सही नहीं है, लेकिन आम मानसिकता जैसे आपने कहा था वो बनी हुई बन गई है मानसिकता, और उससे ही वो भाषा का संस्कार कहीं डगमगाता है। जी। जो आपने भी कहा, बिल्कुल सही बात कही थी। अभी आप बात कर रहे थे बच्चों में के साथ काम करने की या छात्राओं में काम में। मैं थिएटर करता हूँ और थिएटर में जब नाटकों में बातचीत होनी शुरू होती है, सबसे पहले वो भाषा से ही शुरू होती है जी। उसकी सारी जो व्यायाम होते हैं, एक्सरसाइज होती है, वो भाषा से ही होती है। और पहली एक्सरसाइज वो स्वर व्यंजनों से होती है। अगर मैं आज किसी से कह दूं कि आप पूरे स्वर व्यंजन में सुना दिए, याद नहीं होंगे, मैं बड़ा निराश होऊंगा। जी। ऐसा है। तो थिएटर ये सिखा रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश हर जगह हो रही है। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है, वो साहित्य में भी हो रही है, जनमानस में भी हो रही है, जन आंदोलन में हो रही है, और थिएटर में भी हो रही है जी। तो ये कोशिश जारी रहे, ये प्रयास मेरे ख्याल से इस गोष्ठी का रहा है। सबके मन में भाव यही है कि जो भी कुछ हो, कुछ अच्छा सा हो। तो अमर उजाला में जो हल्का जी आपने चर्चा रखी है, मैं तो बहुत संतोष हुआ इसको इस भाग लेकर। बहुत अच्छी बातें सुनने को भी मिली और अपने मन की बात जो है वो कहने को भी मिली। मतलब माध्यम कोई भी हो, लेकिन हिंदी बचे, बस हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हिंदी तो बची हुई है, हिंदी को कोई किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो ये प्रभाव हैं, ये जो मजबूरियां हैं, जो चुनौतियां हैं, वो बड़ी एक विचित्र सी स्थिति में डाल रही हैं सब लोगों को जी। और इसमें एक बात और है जो कि मैडम आपको शायद इसको आप स्वीकार करेंगी, हिंदी में अच्छा अनुवाद नहीं हो रहा है। जब अनुवाद नहीं होगा तो बहुत विस्तृत दुनिया से हिंदी के पाठक समरस नहीं हो पाएंगे जी। तो इस दिशा में भी सोचा जाना चाहिए। आपने अभी हिंदी भाषा को लेकर एक मजबूरी की बात कही कि जब लोगों के पास नहीं होंगे ऑप्शन तो वो जाएंगे दूसरी भाषा की तरफ। उसमें नौकरी है, लोगों को नौकरी चाहिए ही काम करने के लिए। मैं आपसे सर जानना चाहूँगी, आप एक संस्थान से भी जुड़े रहे हैं, तो कैसे जो हिंदी है उसको नौकरी की भाषा बनाया जाए? बहुत सही सवाल है आपका कि हिंदी को नौकरी की भाषा कैसे बनाया जाए। जी। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी सिर्फ उत्तर भारत की भाषा है क्या? हिंदी जो राजभाषा वो भारत की राजभाषा है या सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश बिहार की राजभाषा है? हम जब बात करते हैं कि हिंदी में हमें समुचित अवसर नहीं मिल रहे, हिंदी बड़ी बहन है प्रांतीय भाषाओं के साथ। हम हिंदी के उत्थान की बात करते हैं, उसके उन्नयन की बात करते हैं, और विशेष रूप से जब हम दक्षिण में जाते हैं तो वहाँ भी हम यही बात करते हैं कि हिंदी में क्यों नहीं बोलते आप हिंदी में काम क्यों नहीं करते? लेकिन कभी सोचा है कि आपने तमिल सीखी, आपने मलयालम सीखी, आपने कन्नड़ सीखी, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आपने क्या किया? रोजगार सिर्फ उत्तर भारत को नहीं चाहिए,
रोजगार पूरे भारत को चाहिए, और पूरे भारत को किस भाषा में रोजगार मिलेगा? हिंदी तो हम सिर्फ यहाँ पर सन 1953 में हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की गई। हम आज 2025 में बैठे हैं और हिंदी दिवस मना रहे हैं। जी। क्या किया हमने हिंदी के लिए? इसका मतलब हमने कुछ नहीं किया जो हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, और ये आवश्यकता वर्षों बनी रहेगी। अगर आपको रोजगार चाहिए तो हिंदी को पूरे भारत में प्रसारित कीजिए। लोगों में योग्यता हिंदी की हो। जब अपनी अपनी भाषाओं में लोग योग्य होंगे तो उनको रोजगार अपनी भाषाओं में तलाशना पड़ेगा। लेकिन चूँकि हमारा देश विविध भाषीय संस्कृतियों का देश है, अलग अलग लोग रहते हैं, तो उनको अलग अलग भाषाओं में तो रोजगार मिलेगा नहीं। जी। एक भाषा चाहिए जो पूरे भारत को। अंग्रेजी क्यों चाह रही है? क्योंकि वो हिंदी को अपने पूर्वाग्रहों के कारण नहीं ले रहे हैं, हम वहाँ पहुँच नहीं रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम अंग्रेजी का वर्चस्व तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हिंदी का वर्चस्व स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। हम आलोचना करते हैं कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है, लेकिन अंग्रेजी थोपी जा रही है, ऐसा कभी कहीं सुनाई नहीं पड़ा। जी। तो हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं, और ये हिंदी दक्षिण में क्यों नहीं होनी चाहिए। हमें उनकी भाषाओं का भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तभी हिंदी आगे बढ़ सकेगी। हिंदी अगर उनकी बड़ी बहन है तो उस बड़ी बहन का फर्ज अदा करना पड़ेगा। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने हिंदी को जिया है, आप इतने बड़े पद पर पहुंची हैं और हिंदी को तब से आपने बहुत तवज्जो दी है, तो कैसे हिंदी के लिए आपने काम किया? अभी लगातार सब लोग हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी के बचाने की। हिंदी बची हुई, क्योंकि किसी भाषा का भविष्य किसी के बचने से नहीं होता, वो अपने आप नदी की धारा की तरह बहती जाती है। हिंदी को जीने की बात यह है कि पढ़ने के दिनों से संस्कृत और हिंदी, चाहे पारिवारिक संस्कार रहा है, कुछ भी है, प्रिय विषय थे, और उसमें PhD करना, डिलीट करना, सब कुछ करने के बाद यह रोजगार की बात जरूरत थी, और हिंदी में ही रोजगार मिला। और ये संयोग था कि 14 सितंबर हिंदी दिवस को ही मैंने ज्वाइन किया। पूरे कॉलेज में सब लोग अंग्रेजी में काम करते थे, हमारा हिंदी विभाग ने पहल करी कि हिंदी में हस्ताक्षर से करें। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी वाले प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि दूसरे लोग उन्हें रोकें, क्योंकि मेरा लगातार लंबी नौकरी में इस शताब्दी में आकर हिंदी भारतीय भाषा को प्रचार की बात ज़्यादा बढ़ी है। मतलब पिछले दिनों तो लगातार लगभग 70-80 के दशक तक तो अंग्रेजी में सारा काम चलता रहता था। हिंदी के अस्तित्व को मैंने कभी हीन भावना की बात नहीं महसूस करी कि मैं हिंदी में MA कर रही हूँ या हिंदी की अध्यापक हूँ। और ये भी अच्छी बात रही कि हिंदी के लिए हमारे छात्र भी बहुत अच्छे अच्छे निकले, जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में जाकर अपनी प्रगति के लेखक भी बने। मुझे आज भी स्मरण है, एक बड़ी हारी दक्षिण भारतीय छात्रा थी मेरी, सुमति अय्यर, बहुत बड़ी कथा लेखिका हुई और बहुत अच्छी उसने अनुवाद किए। तो दूसरी भाषा की लड़की हिंदी में MA करके, PhD करके और तमिल भाषा से अनुवाद कर रही है, तो भारतीय भाषाओं का जो सूत्र है आपस में जुड़ा हुआ है। और संस्कृत से प्रारंभ करके हमारी, मैं संविधान के 351 को बार बार दोहराती हूँ, जो ये कहता है कि हिंदी की इस प्रकार प्रचार प्रसिद्ध करना कि मूलतः संस्कृत और दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करते हुए वह विकास प्रचार प्रसार करे। आज नई शिक्षा नीति में हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं के विकास की बात भी कर रही है। पर ये दुखद बात है कि जब कभी भारतीय भाषाओं के, हिंदी की विकास की बात आती है, जो हिंदी बोलने वाले, पढ़ने वाले, भारतीय भाषाओं को लिखने पढ़ने वाले हैं, वो तो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, परंतु हमेशा राजनीति के स्तर पर पहले दिन से लगातार विरोध होता रहा। राजभाषा के लिए जिन्होंने प्रस्ताव किया वे कोई हिंदी भाषी बोलने वाले नहीं थे। उनके नाम थे डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर और गोपाल स्वामी अयंगर, तीनों जने दूसरी प्रदेशों के थे। उन्होंने हिंदी का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से पास हुई, परंतु आज भी हिंदी राजभाषा बनी है। राष्ट्रभाषा का संघर्ष अभी भी जारी है। यह बहुत बड़ी बात है कि रजनीश जी बैठे हैं, एक नवरत्न संस्थान में रहे, देश के तमाम नवरत्न संस्थानों में राजभाषा अधिकारी
नहीं है। तो सरकारी कामकाज में बात कही जाती है कि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, अनुवादक हो, ताकि लोगों को रोजगार मिले। अगर अनुवादक आ जाएं, क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी आती है, खूब तामझाम होता है, खूब सरकारी दफ्तर दौड़ते हैं और एक रिपोर्ट बनकर चली जाती है कि इतने पत्र लिखे गए, इतने पत्रों के जवाब हुए, इतने प्रतियोगिता। इस सप्ताह में हिंदी पखवाड़ा सारे केंद्र सरकार में दिखेगा। हम, अतुल शर्मा, रजनीश और कैसे कई लोग जाएंगे, भाषण देंगे, कार्यशाला करेंगे, परंतु वो पूरे वर्ष भर करने की बात है। मुझे स्मरण है कि आज दुख इस बात पर होता है, हिंदी की विकृति की बात हम कर रहे हैं, परंतु हमारे पार्लियामेंट में जिस प्रकार की शब्दावली प्रयोग की जा रही है वो बच्चों को बिगाड़ रही है कि किस प्रकार शब्द का संयम। हम बड़े बैठे हैं, हम अगर शिक्षक हैं, हम अगर सार्वजनिक प्रतिनिधि हैं, तो हम अगर कुछ अपशब्द बोलते हैं आपस में परस्पर, भले ही विरोध की बात हो, पर परस्पर अपशब्द से काम नहीं चलता। पूरी जनता सुनती है, छोटे बच्चे सुनते हैं, उसे दोहराते हैं। तो इसके लिए हमारे देश के कर्णधारों को, सूत्रधारों को भी भाषा के संस्कार पर ध्यान देना होगा। मुझे स्मरण है कि आदरणीय भगदर्शन जी हमारे उत्तराखंड के थे, हिंदी के अनन्य सेवक, पहली पार्लियामेंट के सदस्य भी थे, और नेहरू जी कट्टर अंग्रेजी समर्थक। वे अंग्रेजी में वार्तालाप चल रहा था, बहस चल रही थी, भगदर्शन जी ने हिंदी में संवाद शुरू किया। नेहरू जी ने उन्हें 3 बार रोका, परंतु उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं देशभक्त हूँ, मैंने हिंदी के लिए आंदोलन किया है, तो मैं अपनी बात हिंदी में ही रखूंगा। अंततः नेहरू जी को चुप हो जाना। तो हिंदी इस संकल्प शक्ति से, इतनी दृढ़ता से आगे बढ़, कोई भी भाषा किसी पर आरोपित नहीं होती। भाषाएं सब समानांतर चलती रहती हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और हिंदी की रोजी रोटी, हिंदी तो दक्षिण भारत की सारी अभिनेत्रियां बॉलीवुड में जाकर इतना पैसा कमा रही हैं, और खान पान के कारण, रेस्टोरेंट के कारण हिंदी जितना प्रसार पा सकी। तो विश्व में हिंदी का अस्तित्व बना है, हिंदी की समाप्त नहीं है, हिंदी के कारण कोई भय भी नहीं है। परंतु उस संक्रांति के दौर में हमारी नई पीढ़ी के लिए हिंदी के प्रति, और ये भी इस अच्छी बात है, आज तमाम वैज्ञानिक संस्थान, तमाम वैज्ञानिक यूनिवर्सिटीज भी हिंदी दिवस छात्रों के साथ साहित्य की कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं, ताकि वे हिंदी के प्रति सजग हो सकें। तो हिंदी का अस्तित्व जो है वह लगातार बढ़ रहा है, और इस आज़ादी के अमृत वर्ष में राजभाषा के साथ साथ जो भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की गई है कि केवल हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाएं को भी साथ साथ समानांतर बढ़े, अंग्रेजी का कामकाज चलता रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको प्रतिद्वंदिता में अंग्रेजी के साथ आगे बढ़ना है, परंतु सरकारी कामकाज में महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र की भाषा में हो, तमिलनाडु तमिलनाडु की भाषा में हो, तो अपनी भाषा में सरकारी कामकाज के लिए बढ़ावा करें, तो हम इन भाषाओं को या फिर अपनी मातृभाषा में शिक्षा दें। हमने महाराष्ट्र में देखा, उड़ीसा में देखा कि वो लोग उच्च शिक्षा में भी अपनी मातृभाषा में बच्चों को समझाते हैं। तो इस प्रकार से भाषा का आत्मीयता के साथ, माँ की बात कही गई, तो जैसे हम माँ के साथ आपस में आत्मीयता करते हैं, तो उसके साथ जो है भाषा के साथ हिंदी में इतने दूरदर्शन में सीरियल आ रहे हैं, कार्टून आ रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, तो उसके साथ रोजगार की भी समस्या नहीं है। बस नई पीढ़ी को जागरूक होने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से, इवन आप देखिए चाइना में हिंदी सीखने वाले हिंदी नाम रखने लगे कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीय लोगों में भारतीय व्यापार का प्रसार हो सके। तो इस प्रकार से हिंदी का भी प्रसार हो, और हिंदी भाषी खुद उसके प्रति सजग तो हैं, पर आम समाज में, बच्चों के बीच में, नई पीढ़ी के बीच में उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करें, ताकि वह हिंदी को भी अपनी भाषा के रूप में, भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार कर सकें। एक सवाल ये भी है कि अब हिंदी का जो प्रसार है वो विदेशों में भी हो रहा है, देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हिंदी ज्यादा मजबूत हुई है, या कहाँ पर अभी भी कमजोर है? मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। स्वाभाविक सी बात है कि जब हिंद देश के लोग विश्व में जाएंगे तो उनके साथ भाषा भी जाएगी जी, क्योंकि भाषा भी मनुष्य के साथ यात्रा पर निकलती है जी। अनेक ऐसे प्रमाण हैं कि एक शब्द दूसरे देश में जा करके दूसरा रूप लेकर के फिर से लौट करके आया। जैसे सिंधु शब्द जब ईरान पहुंचा तो हिंदू शब्द बन गया, क्योंकि स का उच्चारण वहां ह होता है और ध का उच्चारण द होता है जी। तो भारत के साथ जो व्यापारिक संबंध था, तो उस व्यापारिक संबंध में शब्दों ने यात्रा की। तो स्वाभाविक है कि आज भी विदेशों में शब्दों की यात्रा हो रही है, उन शाब्दिकों के माध्यम से,
उन शब्दों के साधकों के माध्यम से जो जगह जगह जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब हमारी हिंदी वहां जाएगी तो वहां की भाषा के साथ मिलेगी जुलेगी और एक नए रूप में ढलेगी। जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि भाषा का एक आदान प्रदान जो सांस्कारिक है वो बनेगा निश्चित रूप से। एक शब्द पर बात आपको करता हूं। जी। पीन शब्द संस्कृत का शब्द है। पीन का अर्थ होता है मोटा, लेकिन उस शब्द ने इतनी यात्रा की, कहीं जाकर के वह फील शब्द बन गया, कहीं जाकर के फीला बना, कहीं जाकर के अल्फील बना, कहीं जाकर अल्फीलन बना और इंग्लैंड में जाकर के वो एलिफेंट बन गया। तो वह जो मोटा संस्कार जो उस शब्द के भीतर था, वह संस्कार नहीं मरता है शब्दों के भीतर, संस्कार बचा रहता है। वह बदल कितना भी जाए, बिल्कुल जैसे आदमी कहीं भी जाएगा, हो सकता है खा पी करके मोटा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, कहीं जाकर के पतला हो जाए, लेकिन रहेगा तो वही व्यक्ति, उसका संस्कार वही रहेगा। उसी तरह से भाषा में भी यात्रा के क्रम में संस्कार बचा रहता है और उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। आपने शब्दों की बात करी तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो विलुप्त भी हो रहे हैं। बिल्कुल हिंदी के बहुत अच्छे बिल्कुल शब्द ठीक थे। बात है जी। विलुप्त भी हो रहे हैं, अर्थ भी खो रहे हैं और नए रूप में ढल भी रहे हैं। अब एक उदाहरण आपको बता देता हूं कैसे बदल जाते हैं शब्द। त्रिविक्रम शब्द एक है जी। त्रिविक्रम भगवान विष्णु का नाम है। जब उन्होंने 3 डग में धरती, आकाश और पाताल को नाप लिया था, तब उनका नाम पड़ा था त्रिविक्रम, अर्थात 3 प्रकार के विशेष पद चाप। अच्छा। उसका अर्थ हुआ त्रिविक्रम। लेकिन उस शब्द का संस्कार क्या था? संस्कार था छल, क्योंकि छल से उन्होंने बलि से 3 डग धरती मांगा तो छोटे बौने रूप में, और नापते समय उन्होंने अपने पांव को बड़ा कर दिया। तो यह छल था ना, तो यह संस्कार में छल बचा हुआ था। इसीलिए जब वह अर्थ बदला भी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से, तो आज वो शब्द तिकड़म के रूप में बचा हुआ है। त्रिविक्रम जो है वह तिकड़म के रूप में आज भी बचा हुआ है वह शब्द। उसके भीतर तिकड़म तो जानते ही हैं सब लोग, छल का संस्कार है। तो तब भी वह संस्कार उस शब्द के भीतर था, वह मरा नहीं। अनंत काल की यात्रा करके भी हजारों वर्षों तक शब्दों की यात्रा हुई, आज वह इस रूप में जीवित है। ऐसे अनेक शब्द होते हैं। तो सांस्कृतिक जड़ें जो हैं वो कमजोर हो रही हैं? नहीं, कमजोर नहीं हो रही हैं, उसका परिवर्तन होता है। शब्द बदल जाएंगे, शब्द का संस्कार बचा हुआ रहेगा, यह होगा। हाँ, बेशक वैदिक युग के बहुत सारे शब्द आज अर्थ खो चुके हैं या नए अर्थ में आ गए हैं। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, असुर का सब लोग जानते हैं, असुर का मतलब आज होता है राक्षस। लेकिन वेद में असुर शब्द का अर्थ है प्राणदाता, सूर्य के लिए प्रयोग हुआ है। असुर सुनीता ऋग्वेद में आया, वहां प्राणदाता सूर्य है। असु का मतलब प्राण आज भी होता है जी। तो वहां पर असुनी राति प्रपूरयति असुर है, जो प्राणों की आपूर्ति करने वाला है वह असुर कहलाता है। लेकिन आज वो शब्द अर्थ में बदल करके सूर्य की जगह आज वह राक्षसवाचक हो गया है। तो यह समय के साथ जो लोक में यात्रा शब्दों की होती है, तो उस लोक यात्रा के आधार पर शब्द अपने अर्थ को कई बार खो देते हैं, कई बार नए रूप में ढल जाते हैं। वह इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, अनगिनत है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से विचार करेंगे तो असंख्य ऐसे शब्द आते हैं, और केवल हिंदी में ही नहीं, उर्दू में भी, दूसरी भाषाओं में भी हमारे शब्द गए हैं। जैसे एक उदाहरण और दे देता हूं, दव शब्द जो है, दव का मतलब होता है असम्मान, अदब, ठीक ना, जैसे असम्मान दव, और अदब कर देते हैं तो सम्मान हो जाए। और अदब का भाव ही आदाब संस्कृत की दृष्टि से, और वही व में उच्चारण में बदल गया तो आदाब हो गया। तो आदाब सम्मान ही व्यक्त करने का माध्यम है ना, आदाब करते हैं किसी को, आदर देते हैं। तो देखिए कि कहां से चलता हुआ शब्द कहां पर जाकर के किस रूप को पकड़ लेगा, यह पता नहीं चलता है कि कहां से आया था।
जी। तो यह भाषिक संस्कार है, भाषिक यात्रा है। इन चीजों पर हमें बड़ी बारीकी से विचार करना होता है और इस बात के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए कि भाषा मिट जाएगी। कोई भाषा मिटती नहीं है, जी। वह विपरिणत हो जाती है, बदल भर जाती है, अपने संस्कार को लेकर के वहां भी जिंदा रहती है। तो बिल्कुल। इस दृष्टि से तो विदेश में जो लोग आज जा रहे हैं हिंदी को लेकर के, वो हिंदी को बिगाड़ नहीं रहे हैं, हिंदी को एक विस्तार दे रहे हैं, हिंदी को नया रूप दे रहे हैं। हमें यह भी समझना चाहिए आने वाले युग में 100 वर्ष बाद हो सकता है कि आज की हिंदी के शब्द उनकी अंग्रेजी से मिलकर के या उनकी अन्य भाषाओं से मिलकर के एक नए रूप को धारण करके हमारे बीच उपस्थित हो जाए, कोई नया शब्द हमारे बीच बन करके आ जाए। जी। तो यह हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि शब्दों का निर्माण एक दिन में नहीं होता है, बिल्कुल। वो अनंत काल की यात्रा चलती है। कहते हैं ना, वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। वाणी जब प्रसन्न होती है तो लोक में यात्रा करती रहती है, खुशी के साथ घूमती रहती है। तो शब्दों का संसार ऐसे चलता है। तो इसलिए हमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। हमारी हिंदी घूमती रहेगी, हमारी जो भी भाषाएं हैं वो यात्रा करती रहेगी अपने अपने रूपों में और नए रूपों में ढल करके उपस्थित होती रहेगी। जैसे एक ही मिट्टी से कहीं घड़ा बना देते हैं, कहीं कटोरी बना देते हैं, कहीं जो है तसला बना देते हैं, अलग अलग बर्तन बना देते हैं। मिट्टी तो वही है। उसी तरह से मूल वही होगा, उसका भी परिणाम अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ेगा। इस दृष्टि से हमें समझना चाहिए। ये बहुत अच्छी बातचीत शुरू हो गई है और इतनी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं, लग रहा है कि ये समाप्ति ना हो। और मुझे लगता है हिंदी भाषा ही ऐसी है, इतनी सरल भाषा है कि लोग बोलने में बिल्कुल भी विचार नहीं करते और हमें लगता है बस हम बोलते जाएं। वो और लगता है कई किस्तों में हो जाएगी। जी जी, बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, बधाई आपको अलका जी। ये जो नए शब्द आने की बात हुई है उस पर थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। फिर मैं एक कविता भी याद आ रही, वो भी मैं। आप तो वैसे भी साहित्य से जुड़े हैं, तो शब्दों को आपने मोतियों में पिरोया है। वो ये जो नए शब्द आने की बात थी उस पर अगर मैं बात करता हूँ तो हमें कहीं ना कहीं बोलियों की तरफ जाना पड़ेगा। बोलियों में नए शब्द मिलेंगे। जैसे गढ़वाली बड़ी समृद्ध भाषा है जी, बहुत समृद्ध बोली है, उसमें साहित्य भी है, तो उसको कहते हैं भाषा है। तो जो बोली में जो एक्सप्रेशन के मतलब प्रभाव के जो पूरी दुनिया है, एक जैसे आग लगने के एक शब्द नहीं है आग लगने का जी। जंगल में आग लग रही है तो उसके शब्द अलग है, दूध जल रहा है अलग शब्द है, जंगल जल रहा है अलग शब्द है। इसी तरह से आवाज़ों के अलग शब्द हैं। देखिए कितने अद्भुत बातें हैं। जैसे मेरी हिंदी कविता में एक शब्द आया था, तो दिल्ली में किसी ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप गढ़वाल से हैं। भाषा का प्रभाव मैं कह रहा हूँ, तो हमें नई भाषा वहाँ से आएगी। जैसे जो आवाज़ की जो पूरी है उसमें करीब बहुत सारे शब्द आवाज़ पे हैं। जैसे कुल्हाड़ी की जब पेड़ पे चोट लगती है तो कचाक कहते हैं जी। और इस तरह से आवाज़ के बहुत शब्द हैं, मतलब इसमें कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन बोलियों तक जाने की भी ज़रूरत है। और वहाँ एक शब्द आता है जो उस कविता में मेरे आया था कि बहुत खुद लगी है। खुद लगी है इसका मतलब है कि याद आई। अब याद नहीं है उसका अनुवाद जी। खुद का मतलब तो खुद ही है। वो क्या लगा है, क्या लगा, वो पूरा प्रभाव है उसका और पूरी अभिव्यक्ति है, वो हमें नई भाषा मिली, वो हमें बोलियों तक जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और सिर्फ गढ़वाली ही नहीं, हर प्रांत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में वो शब्द हैं और हिंदी ने भी उसको लिए हैं, विस्तृत हुई है और भी जगह वो गए हैं। कविता मुझे एक याद आ रही, मैं जरूर चाहूँगा। और जो मेरी कविता नहीं है, ये सोम ठाकुर की कविता है जी। हिंदी पर उन्होंने जिस तरह की ये कविता लिखी है वो अद्वितीय है, मुझे लगती है। तो इतनी बढ़िया बात हुई है, मैं उसको अपना लोभ स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आप सुनाइए। करते हैं तन मन से वंदन अपनेपन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। बिल्कुल। अपने रत्नाकर के रहते किसकी धारा के बीज भय, अपने रत्नाकर के रहते
किसकी धारा के बीच बहें, हम इतने निर्धन नहीं कि वाणी से औरों की ऋणी रहे। ऋणी रहे, वेरी, बहुत अच्छा। इसमें प्रतिबिंबित है अतीत, आकार ले रहा वर्तमान, यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का, करते हैं तन मन से वंदन अपनेपन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। बहुत खूबसूरत। बहुत ही सरस और रोचक परिचर्चा चल रही है। भाषा और शब्द कभी मरते नहीं हैं, शब्द को कोई मार भी नहीं सकता है, लेकिन ये चलते कैसे हैं? प्रयोग से। जब किसी शब्द का प्रयोग करना हम बंद कर देते हैं, तब उसके ऊपर खतरा आ जाता है। आज का दौर है संक्षेपीकरण का, शॉर्टकट का। हम भाषा में भी उसको उपयोग में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री, समाचार पत्रों की जब हेडिंग होती है तो वहाँ प्रधानमंत्री नहीं आता शीर्षक में, जी, पीएम, सीएम, जी, डीएम। पोस्टमार्टम के लिए भी हम यूज़ करते हैं पीएम। जी। तो ये जो शॉर्टकट है भाषा का, इससे क्या होता है कि हिंदी के कुछ शब्द गायब हो जाएंगे। जी। जब उनकी जगह आप अंग्रेजी के शब्द यूज़ करेंगे, और जो बिल्कुल अपढ़ है वो भी बोलता है कि पीएम आ रहे हैं, जी, सीएम आ रहे हैं। अगर उसको फुल फॉर्म बताएंगे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, या पीएम का मतलब पोस्टमार्टम भी होता है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो उपयोग है, जो प्रयोग है भाषा का, शब्द का, उसको मत कीजिए, रोकिए मत, संक्षेपीकरण कीजिए, लेकिन अपनी ही भाषा को गायब करने का काम मत कीजिए। भाषा जो हिंदी भाषा है, कहने को तो वो विश्व में तीसरे नंबर पर है, लेकिन हमारे यहाँ के एक भाषा वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि हमारी भाषा प्रथम नंबर पर है विश्व में। चीन को पीछे छोड़ दिया है उसने, मंदारिन को उसने पीछे छोड़ दिया है, और हम नंबर 1 पर हैं। ये हमारे देहरादून के एक भाषा वैज्ञानिक ने अपने सर्वे से, अपने अध्ययन से, अपने शोध से सिद्ध किया है। तो भाषा को बांधिए मत, लेकिन उसके उपयोग में आप चयन मत कीजिए कि किन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना है और उनका किया जाना है। स्वाभाविक प्रयोग कीजिए। जी। शब्दों का प्रयोग अगर आप रोकेंगे तो शब्द गायब हो जाएंगे, मरेंगे नहीं, शब्द गायब हो जाएंगे, और शब्दों का गायब होना बहुत ही चिंताजनक है। जी। शब्द आवश्यकता के अनुसार पैदा भी होते हैं, सृजित भी होते हैं। जी। वो ज़रूरी नहीं कि व्याकरण के हिसाब से वहीं से निकल कर आएंगे, जनता के बीच से निकलते हैं शब्द। शब्द की यात्रा बहुत लंबी होती है। मैंने नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में भी देखा कि जो शब्द हम बोलते हैं नून, जी, वो मुझे साउथ में भी सुनने को मिला, और वो अच्छी तरह समझते हैं। हिंदी हम शुभकामनाएं बोलते हैं, वो शुभेच्छाएं बोलते हैं। जी। सिर्फ फ़र्क है थोड़ा सा। हिंदी बोलते हैं, हिंदी से प्यार करते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि हिंदी हम पर थोपी तो नहीं जाएगी, ज़बरदस्ती नहीं हमसे हिंदी में काम करवाया जाएगा। यहाँ पर जो केंद्रीय कार्यालय हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग होते हैं उसमें, हर भाषा भाषी होता है, हिंदी तरह लोग भी होते हैं, लेकिन उनको हिंदी से डर नहीं लगता है। वो हिंदी प्रतियोगिताओं में खुलकर भाग लेते हैं, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो। वो जो ये हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, उनसे 4 कदम आगे होते हैं, जी, और शुद्ध लिखते हैं, शुद्ध बोलते हैं। यहाँ की तरह से नहीं कि राजेंद्र, परमिंदर, जी, हम अपनी भाषा के आप कहीं देखेंगे जाके बोलते हुए, कहीं दीवारों पर लिखा हुआ, कितनी अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं हम हिंदी भाषी क्षेत्र में उत्तर भारत में बैठकर अशुद्ध उच्चारण करते हैं, अशुद्ध लिखते हैं। उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। कई बार तो वाक्य भी ठीक से नहीं बनते हैं। वाक्य तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब आपका अक्षर ही गलत होगा, शब्द गलत होगा। जी, तो हम किसी और को उपदेश देने से पहले हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, और हिंदी को शुद्ध रूप में प्रयोग करें, परिष्कृत रूप में प्रयोग करें। ठीक है, आम जनमानस जो भी बोले, क्योंकि भाषा तो संप्रेषण का माध्यम है, भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। जी, आपको बात मेरी समझ में आनी चाहिए, सिर्फ हिंदी नहीं, किसी भी भाषा में। अगर हम साउथ वाले से बात कर रहे हैं और हमारी हिंदी उसके समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, इसलिए भाषा का दायरा विस्तृत कीजिए, हिंदी को और भी अधिक विस्तृत कीजिए, उनका दायरा विस्तृत कीजिए। जब हम चाइना को पीछे कर सकते हैं अपनी भाषा से, विश्व में सब जगह जाते हैं, एक नया बाजार पैदा होता है हिंदी के लिए, हिंदी वहाँ खप रही है, हिंदी के कारण बाजार बड़ा हो रहा है।
जो हिंदी का बाजार है वो दूसरे बाजारों से बहुत आगे जा रहा है। लोग आकृष्ट हो रहे हैं, लोग वहाँ आ रहे हैं, लोग वहाँ निवेश कर रहे हैं। जी, विदेशों में अनुवादक भी ढूंढते हैं लोग की कंपनी। आपने कहा अनुवादक ढूंढते हैं, अनुवादक ढूंढे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि विदेशों की बात अलग, वहाँ बहुत ज़रूरी है, उनके लिए आवश्यक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर अनुवादक हैं वो भावानुवाद नहीं करते हैं, शब्दानुवाद करते हैं। भाषा को ऐसा बना देंगे कि आप कहोगे कि हम अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। जो उनकी अनुवादित भाषा होती है, अनुदित भाषा होती है, वो आपके समझ में नहीं आएगी, हमारे समझ में भी नहीं आएगी। जी। तो अनुवाद कीजिए, भावानुवाद कीजिए, शब्दानुवाद मत कीजिए। हमारी हिंदी अनुवाद के माध्यम से भी आगे बढ़ रही है, प्रयोग के माध्यम से भी बढ़ रही है, और हम जो एक सांस्कृतिक वातावरण तैयार करते हैं, जो वातावरण हिंदी पखवाड़े में या राजभाषा पखवाड़े में करते हैं, जी। वो लोगों को प्रेरणा देता है, सांस्कृतिक एकता बनती है, राष्ट्रीय एकता बनती है। हम इसलिए हिंदी दिवस बहुत ज़रूरी भी है, और आत्मचिंतन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदी को सब जगह कैसे पहुंचाएं। जी। बहुत महत्वपूर्ण विचार शब्दों विश्व हिंदी और शब्दों को विश्व यात्रा के विषय में आई। वाच्य विश्वम बहुरूपम निबद्धम तदे तदेकम प्रविद्यम पुंक्ते। वाणी के द्वारा ही सारा विश्व एक साथ बंधा हुआ है। उस एक वाणी को, उस एक शब्द को कई कई रूपों में व्यक्त करके सब लोग उपयोग करते हैं। विदेशों में हिंदी की बात आई, और सचमुच में अब हिंदी का प्रचार प्रसार वहाँ बहुत हो गया है। कई वर्ष पहले 82-83 में मैं कोरिया गई थी, और वहाँ जाने प्रतिनिधिमंडल के साथ मैंने कहा मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। जानबूझ के मैंने इस बात का कहा कि उन लोगों को रहे कि हम भारत से आए हैं और अपनी भाषा का परिचय जगह। मेरे साथ एक दुभाषा लड़का छोटा आया, उसने चीन से हिंदी सीख कर आया था। वो इसीलिए तैनात था कि जब दूसरे देशों के प्रतिनिधि आए, भारत के प्रतिनिधि आए, वो हिंदी में सारी टाइम बातचीत करता रहे। पूरे 15-20 दिन या 3 हफ्ते का जो प्रोग्राम था, वो लड़का सारा टाइम मेरे साथ रहता था। जो भी वार्ता होती थी कोरियन में, अंग्रेजी में, वो सारा टाइम मुझे हिंदी में अनुवाद करता रहता था। तो भाषा प्रयोग का, प्रचार का ये भी है कि जब हम बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम हिंदी बोलने में हीन अनुभव कर रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का मुझे स्मरण है, ओदोनिल स्मेकल बहुत बड़े चेक के कवि हुए हैं। किसी भारतीय प्रतिनिधि ने उनसे अंग्रेजी में नमस्कार किया और कहा कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा नमस्ते, मैं हिंदी अच्छी समझता हूँ, मैं विश्व हिंदी सम्मेलन में आया हूँ। तो इस प्रकार की स्थिति भारतीयों ने ही किसी कारणवश प्रस्तुत की है, और अपनी भाषा पर बोलना, लिखना, पढ़ना, गर्व करना। विदेशों में, चीन में और उन देशों में जहाँ यहाँ से मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, जो यहाँ के भारतीय गए, और लंदन में, नीदरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह हिंदी की पत्रिकाएं निकल रही हैं, हिंदी पे ऑनलाइन गोष्ठियाँ हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है। भारत के लोग भी जो हैं, पूरी विश्व के हिंदी लेखक, हिंदी साहित्यकार और ई पत्रिकाएं और मुद्रित पत्रिकाएं भी हिंदी में निकल रही। बुरवाई एक बहुत बड़ी पुरानी पत्रिका है जो कि लंदन से निकलती है, और लगातार वहाँ की साहित्य चर्चा होती रहती है। तो इसलिए हिंदी अपने प्रचार प्रसार कर सकी। विश्व हिंदी सम्मेलन भी लगातार बाहर हुए, परंतु एक मुझे बात आश्चर्यजनक लगती है कि जब बाहर विश्व हिंदी सम्मेलन होता है तो भारतीय प्रतिनिधि बहुत दौड़ लगाते हैं किसी तरीके से वो भेज दिए जाए, और जब अपने भारत में कार्यक्रम होते हैं तो कई दफ़ा वो वहाँ भी उपस्थिति नहीं देते। तो ये भाषा का एक फैशन के रूप में अपनाना, या हम बाहर जाके शायद 2-4 दिन रह के हिंदी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमें प्रतिदिन हिंदी के विषय में सोचकर, क्योंकि शब्द की यात्रा जो है, अभी राम विनय त्रिविक्रम की बात कर रहे थे, तो ध्वनि और उच्चारण कान कई दफा शब्द मूल अर्थ वही रहता है। जैसे राजस्थान में एक मंदिर है जो सहस्त्रबाहु का मंदिर था, और बाद में बोलते बोलते वो उच्चारण के कारण सास बहू का मंदिर हो गया। तो जिसे नहीं पता सहस्त्र भाव को मंदिर, सास बहू का सहस्त्र उच्चारण का बदलते संस्कृत, पाली, प्राकृत, ब्रज से होते हुए सास बन गया, बहू बन गया। तो अब लोगों के जनमानस में सास बहू मिलकर वहां पूजा करने जाती हैं। मूल रूप उसका सहस्त्र बाहु का था। इसी तरीके बहुत शब्द ऐसे हैं जो बदलते बदलते उसका एक शब्द है संस्कृत का प्राप्ति। और जब मनी ऑर्डर आता था या कोई हम रजिस्ट्री चिट्ठी भेजते थे, उस पर एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड लगा रहता था, उस पर लिखा होता था पावती।
पावती शब्द ठेठ मराठी शब्द है और वो हमारी हिंदी में प्राप्ति के लिए पावती होकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं, दक्षिण भारत की 4 भाषाओं को छोड़ दें, बाकी असमिया, उड़िया, बंगला या उधर गुजराती, मराठी, हिंदी और इधर राजस्थानी, मध्य प्रदेश की भाषाएं सब अंदर में इतनी ज़्यादा मिली जुली हैं इन्हें समय, और यहाँ तक कि अगर लिपि की बात ना रह जाए तो तमिल और मलयालम की भाषाओं में भी संस्कृत शब्द होने के कारण उत्तर भारतीय भी उसे समझ सकते हैं। दिनकर ने कहा था कि उत्तर भाषा की दीवार के पीछे बैठे हुए उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय एक हैं, क्या उनकी संविधान एक है, उनका साहित्य एक है, उनकी आत्मा एक है, उनकी विचारधारा एक है, उनके भगवान एक है। तो ये बात बहुत बड़ी दिनकर ने लिखी थी कि भाषा लिपि की बात है केवल, हम अंदर से एक हैं कि कोई भी भारतीय भाषा ऐसी नहीं है जिसमें राम साहित्य नहीं लिखा गया, कोई भी भाषा बोली ऐसी नहीं जिसमें कृष्ण साहित्य नहीं लिखा गया। आज भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं को लौटाने की बात सभी पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्वविद्यालय में IIT के लोग उसको सीख रहे हैं। कंप्यूटर के माध्यम से जो हिंदी का और संस्कृत का प्रचार प्रसार हुआ है वो हिंदी के वैश्विक प्रचार का और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा, संस्कृत के अध्येता और IIT के इंजीनियर मिलकर उस पर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पर काम कर रहे हैं, नेशनल NLP पे काम कर रहे हैं, ताकि भाषा का, संवाद का प्रचार प्रसार हम तकनीक के माध्यम से डिजिटल इंडिया के युग में प्रचलित कर सकें। तो भाषा का आयाम एक अथाह सागर की तरह है। तो संस्कृत जिसने पढ़ी है, संस्कृत शब्दकोश का महासागर लें और उसके आधार पर हम पूरे विश्व का संस्कृति ढूंढ सकते हैं। उसी संस्कृत साहित्य में कहने की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, परंतु अंतर रूप से संस्कार मनुष्य के एक है। और जो कि भाषा साहित्य सिखाती है, न मनुष्यात् श्रेष्ठतरम किंचित, कि मनुष्य से बड़ी कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है। तो भाषा और साहित्य उसी मानव मात्र का संदेश कहते हैं, उसी मनुष्यता की बात कहते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी से संबंधित किसी भी अनुष्ठान को राजसूय यज्ञ की संज्ञा दी थी। तो ये हम 4-5 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो एक तरीके राजसूय यज्ञ का प्रावधान कर रहे हैं। उस यज्ञ के माध्यम से मानो संपूर्ण हिंदी की जय यात्रा पूरी विश्व को संदेश दे रही है। आपने बहुत अच्छे सवाल किया, बड़ी अच्छी रोचक वार्ता चल रही है। इसी क्रम में आपको आगे के लिए वार्ता बढ़ाने के लिए तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भले ही विस्तार के साथ साथ उसमें बदलाव भी हुआ है, लेकिन उसको बचाने के लिए जो एक अलग होनी चाहिए वो अभी भी लोगों के अंदर है कि हमें हिंदी को बचा के रखना। बचाने की बात नहीं है, ऐसी बात वो लोग कह पाते हैं जो कि शायद हिंदी की अंतरात्मा में पूरी तरह प्रविष्ट नहीं कर रहे हैं। हम संस्कृत में काम करें, उड़िया में काम करें, हिंदी में करें, दफ्तर में जाकर प्रशासनिक शब्दावली में बात करें, परंतु वो प्रयास जरूर, या तो वो बाहरी मन से इस बात को कर रहे हैं हिंदी की बात नहीं है, एक चलता हुआ ढंग से। परंतु आज सबसे बड़ी बात ये हुई कि पार्लियामेंट में हिंदी बहुत बोली जा रही है। पहले ऐसा था जब लोग वोट मांगने जाते थे वहाँ की हिंदी बोलते थे कि हिंदी वोट की भाषा हो गई, परंतु आज पार्लियामेंट में हिंदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विदेशों में जाकर अटल जी ने प्रारंभ किया। विदेशों में हिंदी बोलने के कारण जो बात उभरी है कि अब अधिकतर लोग हिंदी में पार्लियामेंट में भी बोल रहे हैं। जो लोग नहीं बोल पाते वो अलग बात है, परंतु अधिकांश लोग हिंदी में बहस करते हैं, अपने लेख लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये एक सुखद संकेत है। तो हिंदी से बचने की बात नहीं है, हिंदी की उपेक्षा की बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है चलता हुआ क्रम में लोग सोचते हैं चलो छोड़ो, जिससे शॉर्टकट काम चल। हाँ, हिंदी के विषय में शॉर्टकट कल्चर जो भी पिछले दिनों कहा था कि पिछले दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पता नहीं कितने साहित्यकार उमड़ आए। हम सब देखते होंगे रोज एक छंद आ रही है, रोज एक गजल आ रही है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा का, हर भाषा का संस्कार होता है। हर कोई गजल नहीं लिख सकता, हर कोई कविता नहीं लिख सकता, हर कोई संस्कृत नहीं लिख सकता। तो ये एक पता नहीं कैसा होड़ लग गई कि हम बहुत बड़े साहित्यकार हो गए हैं और अपने शब्दावली किसी को पहुंचा रहे हैं। कुछ लोग उससे खुश भी हो रहे हैं, परंतु ऐसी भाषा या ऐसे साहित्य से हम दीर्घकामी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हिंदी को बचाने की बात कहीं भी नहीं है। हिंदी स्थापित है और आज़ादी की पहले से स्थापित थी और संघर्ष जरूर जीते। एक बात अवश्य है कि राजभाषा से राष्ट्रभाषा की पद तक पहुंचते हुए हमेशा दक्षिण भारतीय हमसे ज़्यादा शुद्ध हिंदी जानते हैं।
मलयालम वाले या अन्य प्रदेशों के लोग भी हमारे बराबर ही शुद्ध हिंदी लिखते हैं, किंतु जब उसे पूर्ण रूपेण से अपनाए जाने की बात होती है तो शायद लगता है कोई भाषा दूसरी भाषाओं को दबाएगी, दूसरों पर राज्य करेगी। कोई भाषा किसी पर राज्य नहीं करती। भाषा अंतरात्मा की व्यस्त है, अंतरात्मा की आवाज़ है, और वह जो है मनुष्य के संस्कार को उच्चारित करती है। हम भाषाओं की खिचड़ी करके, शब्दों को विकृत करके न तो अपना उद्धार कर सकते हैं, न समाज का। और सबसे बड़ी आज़ादी के दौर में हिंदी की लड़ाई अगर किसी ने करी तो पत्रकारिता ने करी। माधवराव सप्रे और उधर तिलक मराठी में निकाल रहे थे, माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे, और माखनलाल चतुर्वेदी ऐसे बड़े सजग साहित्यकार हुए, प्रताप गणेशंकर विद्यार्थी निकालते थे। तो उन्होंने जिस रूप में हिंदी के संघर्ष किया, राष्ट्रकवि लोग अपनी कविताएं लिख रहे थे और पत्रकार अपनी हिंदी के बाद में जो संपादकीय लिखते थे पूरी जनमानस को। आज चक्कर ये है कि हम जनमानस को प्रेरित नहीं कर पाए। जनमानस दौड़ता क्या है? क्षणिक संवाद होते हैं। कोई एक अनहोनी घटना हो गई और खूब आ रहा है मीडिया में कई बार कि छोटे बच्चे टेक्स्ट बुक तरह रट लें, और वो जनमानस पर प्रभाव डाल रही है। एक जिसको क्या करेंगे नकारात्मक संदेश वाले कम होने चाहिए, जो और सकारात्मक चीज बहुत। अखबार में ही पहले देखा गया है कि बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन हुआ, उसका समाचार कई दफा किसी कोने में छप गया, और कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना हुई, उसकी लगातार खूब वो होने। जितना हुआ वो भी उनकी ड्यूटी है, और साहित्यिक आयोजन भी ड्यूटी है, परंतु उभारने में किस चीज को ज्यादा उभारना है। कई बार ऐसा होता है कि उन सब बातों से लोगों की भावनाएं उद्वेलित भी हो जाती हैं और विपरीत प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो भाषा का संस्कार, हमारे सामाजिक संरक्षक जो बैठे हैं, सचेतक जो बैठे हैं, वह भी इस बात को देखें कि भाषा का प्रयोग किस रूप में करें, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे लेखन में हो, चाहे साहित्य में हो, वह जो है वो उस रूप में हो कि जिससे आम जनमानस स्वीकार सके। सरदार पूर्ण सिंह यहाँ रहे, पंजाबी के लेखक थे, पर उन्होंने हिंदी में जितना जो कुछ लिखा है वह हिमालय उनके लिए बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए है। बर्फ का हिमालय की सफेद चोटियां, बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय है। तो उस हिमालय की परिकल्पना जो ऐसे सरदार पूर्ण सिंह करते हैं, वो साहित्य की आत्मा को, उत्तराखंड की हिमालय की आत्मा को, हिमालय जिसे देवतात्मा कहा गया, उस हिमालय को उतारते हैं। वो आचरण की सभ्यता का पाठ जो कभी हम लोगों के कोर्स में होता था, हिमालय से आचरण को प्रेरित करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार के विद्वत जनों के कारण हिंदी अभी भी शाश्वत है, एक शब्दकोश सुरक्षित है, वो अनंत भंडार बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नए वैज्ञानिक चेतना ने हिंदी को बहुत कुछ दिया है, और देवनागरी लिपि तो वैज्ञानिक है, उसमें अन्य भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण हिंदी का एक जो विशाल शब्द भंडार चालू हुआ है, उसने भी मनुष्यों को, छात्रों को आगे बढ़ने की बहुत अधिक प्रेरणा दी है। आवश्यकता है कि नई पीढ़ी को अधिक से अधिक उसे जोड़ा जाए। इस संवाद में आप लोग सभी शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि एक जीवंत धारा है जो समय के साथ बहती है, अपना स्वरूप भी बदलती है, लेकिन अपनी आत्मा को आज भी जिंदा रखे हुए है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला डिजिटल के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।